नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एड्यू एकेडमी पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आएंगे ऐसे ही शानदार सीरीज। इसके अंदर बहुत सारे वीडियोस रहेंगे। अभी जो हमारी सीरीज चल रही है इट इज़ अ 12th की। यहाँ पर हम लोग अभी जो पूरे के पूरे बीए के चैप्टर्स है उन सबको यहाँ पर हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसका लेक्चर नंबर है यहाँ पे 2। तो लेक्चर नंबर 2 का जो टॉपिक है इट इज़ एन थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट आपको थॉट्स बताए जाएंगे मैनेजमेंट के अंदर आज तक जो लिए गए हैं वो सारे के सारे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी। क्लासिकल थियरी के हिसाब से यहाँ पर मैनेजमेंट किस तरीके से है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि क्लासिकल थियरी जो है वो 19th सेंचुरी के अंदर हेनरी फ्योल के द्वारा बनाई गई थी। अब क्लासिकल थियरी का यहाँ पर मोटिव क्या था, किस तरीके से ये बनाई गई है। तो द थॉट्स ऑफ द मैनेजमेंट प्रेजेंटेड टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी इज नोन एज एन क्लासिकल थियरी। तो जितने भी थॉट्स वहाँ पे 19th सेंचुरी तक हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के ऊपर दिए थे तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया है कि वो हमारी क्लासिकल थियरी है। अब क्लासिकल थियरी के अंदर इसके मेन प्रमोटर्स कौन से रहे थे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हेनरी फ्योल जो है वो तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि जहाँ पर मैनेजमेंट जहाँ पर बिजनेस की बात होती है वहाँ पर हेनरी फ्योल हमेशा होते ही है। अब उनके साथ यहाँ पर फ्रेडरिक टेलर है, मार्क वीबर है, ग्लिबर्थ है, हेनरी जेंट एंड हेनरी फ्योल। तो इतने लोग जो थे ये सारे के सारे लोग जितने भी हैं ये दिस ऑल आर दी मेन प्रमोटर्स ऑफ द क्लासिकल थियरी। अब यहाँ पर टेलर क्या कहते हैं, तो टेलर का कंट्रीब्यूशन किस तरीके से था। अब देखो जितने भी आपने प्रमोटर्स यहाँ पे देखे इन प्रमोटर्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है क्लासिकल थियरी के अंदर। तो एज पर दी टेलर ने इस क्लासिकल थियरी के अंदर क्या कंट्रीब्यूट किया है। तो टेलर ने यहाँ पे कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट थॉट्स को कंट्रीब्यूट किया है। अब इंपॉर्टेंट थॉट्स के अंदर सबसे पहली चीज टेलर यहाँ पर क्या कहता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रेजेंटेड बाय द फ्रेडरिक टेलर। अब यहाँ पे ध्यान रखना फ्रेडरिक टेलर जो है ये इंसान ने यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाए हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट का पूरा जो टॉपिक है वो हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे क्योंकि वो एक बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने बनाया है, फ्रेडरिक टेलर ने बनाया। तो द अप्रोच ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट फेवर्स टाइम स्टडी एंड द मोशन स्टडी। अब ध्यान रखना साइंटिफिक मैनेजमेंट जो बनाया है ये किसके बेस पे बना है, ये कौन से अप्रोच को फॉलो करता है यहाँ पे। तो ये जो है ये दो चीज को फॉलो करता है, एक टाइम स्टडी एंड एक दी मोशन स्टडी इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड। ये कोई भी ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करता नहीं है। अब यहाँ पर मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द साइंटिफिक प्रिंसिपल लाइज इनटू, अभी किसके अंदर लाई करता है, तो सबसे पहले स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर स्पेशलाइजेशन किस तरीके से हो सकते हैं, तो प्रोग्रेसिव वेज सिस्टम होना चाहिए। प्रोग्रेसिव वेज सिस्टम मतलब कि ईयर बाय ईयर मंथ बाय मंथ जैसा होता है उस तरीके से आपको यहाँ पर जो भी वेजेस है, वेजेस मतलब होती है सैलरी, वो हमेशा क्या होना चाहिए, उसका ग्राफ जो है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग मैनर के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर जो भी पर्सन है उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझानी पड़ेगी कि भाई आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट उसके बाद है टास्क डिस्ट्रीब्यूशन। टास्क डिस्ट्रीब्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टास्क हमेशा एक प्रॉपर मैनर में डिस्ट्रीब्यूट रहना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट रहना चाहिए मतलब कि एक प्रॉपर तरीके से वो एलोकेटेड होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ द हेनरी फ्योल इज ऑल्सो द सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पर हेनरी फ्योल का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी एक सिग्निफिकेंट है, मतलब कि वो भी एक बेंचमार्क है। किस तरीके से उन्होंने क्या डेडिकेट किया यहाँ पर, ही डेडिकेट द लेवल ऑफ द डिफरेंट टास्क। अब लेवल ऑफ द डिफरेंट टास्क मतलब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कुछ ये वर्ड्स पे ध्यान देना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल। तो ये सारे के सारे क्या थे, हमारे लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, या तो फिर आप बोल सकते हो लेवल ऑफ द डिफरेंट टास्क। अब यहाँ पर सेकंड बोला गया है कि लिमिटेड टास्क। अब आपने इस लेवल में जितने भी लोग होंगे उन सभी के पास कुछ लिमिटेड टास्क होंगे, हर एक के पास सेम टास्क होगा नहीं। अब नेक्स्ट अगर बोले तो टू परफॉर्म द ड्यूटी एट द डिफरेंट लेवल हैज बीन गिवन एन जनरल प्रिंसिपल। अब यहाँ पे आगे क्या कहा गया है हमको कि द परफॉर्म्ड ड्यूटी एट अ डिफरेंट लेवल हैज बीन गिवन बाय द जनरल प्रिंसिपल। ये चीज भी यहाँ पर क्या है, जनरल प्रिंसिपल के द्वारा दी गई है। अब जनरल प्रिंसिपल यानी कि हेनरी फ्योल के कुछ जनरल प्रिंसिपल्स आगे आएंगे, उनके हिसाब से वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी फॉर्मेट एंड द साइज ऑफ द बिजनेस चेंज ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवलाइजेशन। अब यहाँ पर 19th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, बिजनेस के साइज, बिजनेस की फॉर्मेट चेंज हो गए।
क्यों चेंज हुए? बिकॉज इंडस्ट्रियल रिवलाइजेशन हुआ इस वजह से। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या हुआ कि इसका रिजल्ट किस तरीके से यहाँ पर आया कि नीड टू चेंज इन द क्लासिकल अप्रोच। अब यहाँ पर क्लासिकल अप्रोच के अंदर चेंज करने की जरूरत आ गई। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी आ गए। अब क्लासिकल थियरी के क्या लिमिटेशंस आ गए यहाँ पे? सबसे पहली बात फाइनेंशियल मोटिवेशन, जो यहाँ पर क्लासिकल थियरी के अंदर टोटली जीरो था, तो इसीलिए फाइनेंशियल मोटिवेशन मिलना उनको जरूरी है। लेस इंपॉर्टेंस टू द ह्यूमन अप्रोचेज। ह्यूमन अप्रोचेज मतलब कि वहाँ पर ह्यूमन को उतना ज़्यादा तरीके से कंसिडर करा जाता नहीं था, क्योंकि एक क्लासिकल थियरी है, ये ट्रेडिशनल थियरी थी इसीलिए। तो अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो इसके चेंज की वजह से यहाँ पर क्या है, क्लासिकल थियरी के अंदर भी चेंज लाना जरूरी हो गया। तो क्लासिकल थियरी को चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया, अब जो लेकर आए वो कौन सी थियरी थी? नियो क्लासिकल थियरी। न्यू नहीं है, ध्यान रखना, इट इज ए नियो क्लासिकल थियरी। अब यहाँ पर एल्टन मायोस ने 20th सेंचुरी के अंदर नियो क्लासिकल थियरी को प्रेजेंट किया। अब नियो क्लासिकल थियरी के अंदर ध्यान रखना, क्लासिकल थियरी को बेस लेके नियो क्लासिकल थियरी बनाई थी उन्होंने। अब यहाँ पर क्या थे? टू रिमूव सम लिमिटेशंस ऑफ द क्लासिकल थियरी। क्लासिकल थियरी के अंदर जितने कुछ लिमिटेशंस थे उनको वहाँ पे पहले रिमूव करना था, इसीलिए इन्होंने नियो क्लासिकल थियरी बनाई। Some management experts made a changes to establish a new approach which called the neoclassical theory. कुछ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स थे यहाँ पर, एल्टन मायोस के साथ मिलके उन्होंने क्लासिकल थियरी के लिमिटेशंस को चेंज करके नियो क्लासिकल थियरी बना दी। अब नियो क्लासिकल थियरी कब बनी? तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, या तो फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, न्यू फॉर्म ऑफ द मैनेजमेंट हैज बीन जनरेटेड। अब यहाँ पर एक नया फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट बन रहा था, और नए फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट को किसने प्रेजेंट करा यहाँ पर? तो इसके अंदर तो ध्यान रखना सिर्फ एक ही प्रमोटर है, एल्टन मायोस एकमात्र प्रमोटर रहे हैं हमारे नियो क्लासिकल थियरी के। एल्टन मायोस यहाँ पर किस तरीके से बात करते थे? तो ध्यान रखना, एल्टन मायोस ने पहले ही बोल दिया कि भाई मैं जो हूँ, मैं आपके क्लासिकल थियरी के अंदर जितने भी लिमिटेशंस है उनको वहाँ से रिमूव करूँगा। तो एल्टन मायोस का सबसे पहला अप्रोच, एल्टन मायोस गिव अ बिहेवियर ओरिएंटेड थियरी। एल्टन मायोस ने क्या करा? सबसे बड़ी चीज बिहेवियर ओरिएंटेड थियरी को प्रेजेंट कर दिया। अब बिहेवियर ओरिएंटेड थियरी को प्रेजेंट करने का मतलब नियो क्लासिकल थियरी इनके ही बिहाफ से रही थी। अब नियो क्लासिकल थियरी एम्फेसाइज अपॉन ऑन, सबसे पहली चीज नियो क्लासिकल थियरी किस चीज के ऊपर बनी है? तो सबसे पहले आपके बिहेवियर के ऊपर, और बिहेवियर फॉर द मैनेजमेंट, मतलब कि ग्रुप ऑफ बिहेवियर फॉर द मैनेजमेंट। तो दो चीज़ के ऊपर, ये इंडिविजुअल का बिहेवियर और एक ग्रुप का बिहेवियर, दोनों के बिहेवियर को इन्होंने स्टडी करा। थॉरोली स्टडी करने के बाद इन्होंने नियो क्लासिकल थियरी में इस बैरियर को वहाँ से रिमूव किया। अब उन्होंने क्या बोला है? इन एडिशन टू लाइक, अब इस चीज़ के साथ एडिशन में उन्होंने वहाँ पर और भी क्या क्या चीज़ करी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट किया, ह्यूमन बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, ह्यूमन रिलेशंस को उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए अप्रोच किया है, और इंस्पिरेशंस वहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मोटिवेशंस देना पड़ेगा, थॉरली स्टडी करानी पड़ेगी लोगों को। तो क्लासिकल थियरी के एट द एंड इट्स ऑल बेस्ड अपॉन द थियर एंड दिस ऑल बेस्ड ऑन द थॉट ऑफ क्लासिकल थियरी। अब यहाँ पर क्लासिकल थियरी के जितने भी थॉट्स रहे थे उनको बेस लिया है, ध्यान रखना, एल्टन मायोस ने। और नियो क्लासिकल थियरी के अंदर उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने के लिए कहा है। बिकॉज आपने ह्यूमन बिहेवियर समझ लिया तो आपकी ऑलमोस्ट 80% प्रॉब्लम आपके बिजनेस की सॉल्व हो जाएगी। अब इसके अंदर एल्टन मायोस के साथ कुछ और भी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, तो उन सारे लोगों के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, बट मेन जो कंट्रीब्यूटर है वो तो हमारे एल्टन मायोस ही यहाँ पर रहेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बात कही है कि इसकी मेन ब्रांच, मतलब कि ध्यान रखना एल्टन मायोस मेनली क्या कहते हैं, तो एल्टन मायोस यहाँ पर कहते हैं ह्यूमन रिलेशन ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर। आपको दो चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेगी, ह्यूमन रिलेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स की, और दूसरी चीज़ बोली उन लोगों ने कि सोशल एग्रीमेंट्स ऑफ सोशल मैकेनिज्म्स। ये दो चीज़ आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। इट इज़ द मेन ब्रांच फॉर द एल्टन मायोस थियरी, नियो क्लासिकल थियरी। तो थॉट्स ऑफ बिहेवियर रिलेट टू, अब यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर के थॉट्स किस चीज़ के ऊपर रिलेट करेंगे, तो मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम दी अदर। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट एक ऐसी कला है, एक ऐसा आर्ट है जो आपके अंदर होगी तो आप दूसरे लोगों से काम वहाँ पे इजीली करवा सकते हो। तो
अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर उर्विक, यहाँ पर ये जो है प्रोफेसर उर्विक, इट इज़ एन इंडियन राइटर ऑफ द मैनेजमेंट के ऊपर इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई है। अब ये क्या कहते हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ पर प्रेजेंट करी है कि यू मैनेज योर मैन, तुम तुम्हारे इंसान को मैनेज करो, तुम्हारे इंसान तुम्हारा पूरा बिजनेस को आसानी से मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर प्रोफेसर उर्विक का कहने का सिर्फ एक ही मतलब है, क्या बात उन्होंने मेन फोकस करा है मेंस के ऊपर, यानी कि ह्यूमंस के ऊपर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फोकस करा है कि तुम तुम्हारे इंसान के ऊपर फोकस करो, तुम्हारे इंसान तुम्हारा एंटायर बिजनेस पूरा देख लेंगे वो। आगे उन्होंने बोला है कि एम्प्लॉय आर द लिविंग असेट्स ऑफ एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस होगा तो उसके अंदर एम्प्लॉयज जो भी है दे ऑल आर द लिविंग असेट्स ऑफ दैट बिजनेस। तो बिजनेस कैन नॉट रन विदाउट एनी ऑफ द एम्प्लॉय, बिना एम्प्लॉय के बिजनेस को रन करना इट इज अ टफेस्ट सिचुएशन, टफेस्ट टास्क फॉर एनी ऑफ द बिजनेस। तो मैनेजमेंट इज डन by a person and study about the human behavior and the relations, मतलब कि आपके रिलेशंस क्या है, आपको वहां पे वो सारी चीजों को समझना पड़ेगा मैनेजमेंट के अंदर से। नेक्स्ट उन लोगों ने क्या बताया कि द मेन टास्क ऑफ द मैनेजमेंट इज, अब यहाँ पर मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क क्या होगा नियो क्लासिकल थियरी के अंदर, इंसान के बिहेवियर को समझना और एफिशिएंसी ऑफ वर्क को बढ़ाना। तो इसी के साथ यहाँ पर आगे उन्होंने क्या बोला है कि मैनेजमेंट जितनी भी चीज़ है वो सारी चीज़ किस चीज़ों से इंक्लूड होगा। देखो मैनेजमेंट इंक्लूड कॉन्सेप्ट, लाइक मैनेजमेंट कौन से कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करता है हमेशा। तो सबसे पहली चीज़ नियो क्लासिकल थियरी अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर इंटर्न ह्यूमन रिलेशनशिप मैनेज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट उनको मोटिवेशन करते रहना पड़ेगा, लीडरशिप स्किल जनरेट करवानी पड़ेगी, कम्युनिकेशन प्रोसेस फ्लो आपको पूरा एक सेट करके देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन फ्लो जो है वो इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से वो फिनिश हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस आपको उन्हें समझाना रहेगा। डिस्पोजल ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जितने भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं इन सबको वो क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको डिस्पोज मतलब कि आपको पूरे फिनिश करने पड़ेंगे। तो दिस अप्रोच इज अ साइकोलॉजिकल अप्रोच। क्यों साइकोलॉजिकल अप्रोच है, बिकॉज आपको इंसान के दिमाग के साथ खेलना है यहाँ पे। तो इट सीम्स दैट एन इकोनॉमिकल पैरामीटर्स हैज बीन निग्लेक्टेड। तो यहाँ पर कोई भी इकोनॉमिकल पैरामीटर्स यानी कि क्या होता है इन टर्म ऑफ एन फिनेंस, तो यहाँ पर कोई भी इकोनॉमिकल पैरामीटर्स नहीं कंसिडर हुए हैं, तो आप उसको नियो क्लासिकल थियरी के अंदर निग्लेक्ट कर सकते हो। अब ये दोनों थियरी यहाँ पर खत्म होती है, तब यहाँ पर एक नई थियरी प्रेजेंट करी गई है और दिस इज द लास्ट थियरी। यहाँ पर जो थियरी बनाई गई है ये क्या बताया है कि थॉट्स ऑन अ मॉडर्न मैनेजमेंट। अब बारी आती है मॉडर्न मैनेजमेंट की, मतलब कि 20th सेंचुरी के अंदर ही अब जो इंडस्ट्रियल रिवलाइजेशन हुआ उसके बाद की। अब यहाँ पर देखो इन चेंजेस अकर्ड इन द फॉर्मेट ऑफ एन इंडस्ट्री and business after 1960 as an result to increase in a specific approach of the management। 1960 के अंदर जितने भी इंडस्ट्री के अंदर चेंजेस हुए हैं तो उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया है कि स्पेसिफिकली अप्रोच आपके बिजनेस के अंदर बहुत सारे लाए गए हैं। एज अ मैनेजमेंट इज नॉट लिमिट टू ओनली अ बिजनेस यूनिट। अब मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस यूनिट तक सीमित रह गया नहीं है। वो वहाँ पर क्या बताया उन लोगों ने कि एडवोकेसी इज द थॉट ऑफ दिस साइकोलॉजी। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि एडवोकेसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ थॉट किसकी है, साइकोलॉजी, स्टडी, स्टैटिस्टिकली, मैथमेटिकल, कंप्यूटर, आईटी वाज मेड। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप साइकोलॉजी मतलब सोशल स्टडी, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल, कंप्यूटर, आईटी ये सिर्फ आप पढ़ोगे नहीं, आप इसके साथ साथ मैनेजमेंट की भी स्टडी करोगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने की वजह से मैनेजमेंट की स्टडी को भी यहाँ पर उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए थे ये लोग। तो अब इसके अंदर इस मॉडर्न थियरी के कंट्रीब्यूटर्स कौन थे, तो सबसे मेन कंट्रीब्यूटर की अगर मैं बात करूं तो पीटर एफ ड्रकर जो इस पूरी थियरी के मेन कंट्रीब्यूटर रहे, इन मॉडर्न थियरी के वो कंट्रीब्यूटर थे। तो एफ ड्रकर यहाँ पर क्या कहते हैं, एफ ड्रकर विजन टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब एफ ड्रकर जो भी है हमारे, उन्होंने क्या करा है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो थे किसके बनाए हुए, टेलर के बनाए हुए, तो उसके ऊपर कुछ उन्होंने अपनी नज़र दी है और कुछ चीज़ें वहाँ पर उन्होंने अपनी बताई है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि फ्रेडरिक टेलर जो था वॉज एन अमेरिकन इंजीनियर। अब फ्रेडरिक टेलर जो है उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट किस तरीके से बनाए और कैसे उनका पूरा प्रोसेस रहा है,
तो फेडरिक टेलर जो है वॉज एन अमेरिकन इंजीनियर एंड एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्यों? बिकॉज कि देखो ये इंजीनियर थे तो इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट पूरा अच्छी तरीके से पता होगा, बिकॉज इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में काम करा है। ही स्टार्टेड एन अप्रेंटिस इन एन फैक्ट्री। अब उन्होंने अप्रेंटाइज से शुरू करके फैक्ट्री में आगे सारी पूरी जर्नी देखी है, तो उनको हर एक चीज़ पता है। आगे उन्होंने क्या करा है कि यहाँ पर अप्रेंटाइज से काम शुरू करके वो मैनेजर की पोजीशन तक पहुँचे बेथलेहेम स्टील कंपनी के अंदर। अब यहाँ पर ड्यूरिंग दिस पीरियड जो टेलर थे, फर्स्ट फेज प्रेजेंट दी प्रिंसिपल ऑफ एन साइंटिफिक मैनेजमेंट, उन्होंने पहले फेज के अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को प्रेजेंट करा है। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है कि ही इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और वो जो है वो क्या है, इस साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर है। एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सभी लोगों को पता भी है, जाने अनजाने में या तो फिर उनको पता होने के बावजूद भी इस चीज़ पे वो लोग नज़र नहीं डालते हैं। इट इज़ अ रूल ऑफ थंब, बराबर है। रूल ऑफ थंब मतलब क्या होता है? रूल ऑफ थंब मतलब कि जब आप इस तरीके से करते हो, इसको कहा जाता है कि रूल ऑफ थंब, यानी कि ओके। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, इन एनी बिजनेस यूनिट 2 क्लासिक आर इंपॉर्टेंट, ओनर एंड वर्कर। अब यहाँ पर 2 क्लासेस हर एक बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्यों? देखो, ओनर का मेन पर्पस क्या है? ऑप्टिमाइज प्रॉफिट एंड वेल्थ। वर्कर का मेन पर्पस क्या है? जॉब सेटिस्फैक्शन एंड सैलरी। तो यहाँ पर 2 जो मेन कैरेक्टर है पूरे बिजनेस के, ओनर एंड वर्कर, दोनों का डिफरेंट मेन पर्पस है बिजनेस के अंदर होने का। जैसे कि ओनर का यहाँ पर वेल्थ है तो वर्कर का वहाँ पे सैलरी रहेगा। तो दैट्स वाई द प्रॉब्लम अराइज इन मैनेजिंग द हार्मनी बिटवीन देम। अब दोनों के अगर यहाँ पर प्रिंसिपल अलग है, दोनों का यहाँ पे पर्पस अलग है, तो हार्मनी मेंटेन करना इट इज़ ए टास्क, एक बिजनेस के अंदर ये टास्क हो जाता है। तो एफ टेलर यहाँ पर क्या कहते हैं कि चैलेंज इन द ट्रेडिशनल मेथड एंड स्टार्टेड टू डेवलप ए न्यू मेथड। उन्होंने क्या करा? ट्रेडिशनल मेथड को चैलेंज करा और उन्होंने मॉडर्न मेथड मतलब कि न्यू मेथड शुरू करी। अब न्यू मेथड शुरू करने के बाद वहां पर उन्होंने क्या बोला? वर्कर वर आस्क्ड टू डू वर्क एज पर द ऑर्डर इन ट्रेडिशनल मेथड, इट इज कॉल्ड द रूल ऑफ थंब। उन्होंने रूल ऑफ थंब को एक इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने बताया कि अगर ट्रेडिशनल मेथड के अंदर आप जितने भी वर्कर हैं उन लोगों को काम करने के लिए कह रहे हो कि भाई तुम ये काम करो, वो काम करो, और वो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको बोल रहे हैं ओके मैं कर दूंगा, तो इट इज़ अ रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट, देयर वॉज नो वॉइस ऑफ द वर्कर। यहाँ पर कोई भी वर्कर की कोई भी आवाज़ होगी नहीं। क्यों? बिकॉज कि उनको जो भी काम करने के लिए दिया गया है वो शांति से वहाँ पे वो लोग करेंगे। डोमिनेंस ऑफ द ओनर इंक्रीज। अब यहाँ पर ओनर का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया क्योंकि वर्कर कुछ बोल नहीं रहे, तो डोमिनेंस होना यहाँ पे सीधी सी बात है। किसका डोमिनेंस? ओनर्स का डोमिनेंस यहाँ पर इंक्रीज हो गया। तो दिस टाइम Taylor present a new concept with a scientific approach instead of rule of thumb, which is known as scientific management। तो यहाँ पर scientific management को उन्होंने प्रेजेंट किया, और ये जो भी scientific management है ये बहुत ही ज़्यादा डीप टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर यहाँ पर हमने दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारा रूल ऑफ थंब को समझा, और रूल ऑफ थंब को समझने के से पहले हमने यहाँ पर 3 डिफरेंट थियरी को समझा है। 3 डिफरेंट थियरी मतलब कि सबसे पहली थियरी थी हमारी क्लासिकल थियरी, दूसरी थी न्यू क्लासिकल थियरी, तीसरी थी मॉडर्न थियरी। मॉडर्न थियरी को कुछ तरीके से रिफ्रेश कर दिया गया है बाय दी फेडरिक टेलर। तो इस तरीके से यहाँ पे थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट प्रेजेंट करे गए थे अलग अलग पर्टिकुलर मैनेजमेंट पर्सन्स के द्वारा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।